नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने समय की शुरुआत से पढ़ा। इसमें हमने देखा कि किस हिसाब से मनुष्य का उद्भव हुआ, कैसे कैसे मनुष्य के 3 पीढ़ियां बनी, उनसे जो जैसे जैसे विकास होता गया तो पुरानी पीढ़ियां खत्म होती गई और नई पीढ़ियों में वो विकसित होता गया। तो उसके बारे में जाना और कितने साल पहले मनुष्य को खेती बाड़ी या फिर इन सब चीज़ों का ज्ञान हुआ, वो हमने कल के लेक्चर में देखा। उम्मीद है कल का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं लेक्चर का जो पीडीएफ है या फिर बोल सकते हैं आपकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उपलब्ध करा दूंगा। और जिन्होंने देखा है तो अच्छी बात है। चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का चैप्टर 2 है वो है लेखन कला और शहरी जीवन, है ना। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि मैं जितना हो सके उतना आपको शॉर्ट तरीके से इसमें आपको लेके आया हूँ इस वीडियो में, ताकि मुश्किल से 20 मिनट 30 मिनट में आप एक लेसन ख़त्म कर दें। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको क्या रहेगा कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में आसानी रहेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट से ये इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें नेगलेक्ट, क्योंकि बहुत सारी बातें इतनी रहती हैं जो जानने योग्य नहीं होती या फिर वो पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं होता है। इस वजह से मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज के लेक्चर में। तो आज का जो हमारा दूसरा है तो उसमें क्या है कि शहरी जीवन की शुरुआत जो ऐसे किस हिसाब से हुई थी, लेखन कला और शहरी जीवन में। तो शहरी जीवन की शुरुआत कब हुई थी? मेसोपोटामिया से हुई थी, है ना। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का एक हिस्सा कहलाता है ना। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है ना। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उनका साहित्य पूर्वी मध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। तो ये जो हमारा जो ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ या फिर जो इस विषय में जानकारी दी गई चैप्टर 2 में, तो ये हमारे शुरुआत इस टाइम में जो लेखन कला शहरी जीवन का जो विकास हुआ किस हिसाब से, एक तरह से समाज समाज से फिर क्या हुआ कि सभ्यताओं का विकास हुआ, वो सब इसमें बताया गया है ना। तो क्या हुआ था कि जब तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला ये, तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, उस समय क्षेत्र में राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखी पढ़ी होने लगी, है ना। यह हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों को खोज करने में पुनः प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। तो यह मेसोपोटामिया जो शब्द ये दिया गया है, बार बार बोला जा रहा है, ये क्या है, तो ये यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस यानी मध्य और पोटोमस यानी नदी से मिलकर बना है, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप जैसे ये चीज़ आप समझ पाएंगे कि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, जैसे ये मेसोपोटामिया के विलय हो गए और अपने यहाँ सिंधु सभ्यता हो गई जो विकसित हुई, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, है ना। और ये जितनी भी लोथल, ये जितनी भी एक तरह से कह सकते हैं सभ्यताओं का विकास हुआ है, जो ये शहरी जीवन का विकास हुआ है, उनमें सबसे बड़ा जो रोल था वो नदियों का था। मतलब इन सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या वजह थी कि जो इन सभी जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ नदियों के किनारे ही क्यों हुआ। हम चलिए आगे की देखते हैं, है ना। तो अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः शहरीकृत दक्षिणी भाग को, है ना, और सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाई ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा, है ना। उस प्रदेश की प्रथम विख्यात भाषा कौन सी थी? सुमेरियन यानी सुमेरी थी, है ना। तो ये आपके लिए जानने योग्य बात है, क्योंकि क्या रहता है कि यूपीएससी जैसे कह सकते हैं एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय तथा कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही, है ना। 1400 ईसा पूर्व धीरे धीरे आरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती है और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा थी। आज भी यह इराक के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती। तो ये हमारा जो लेखन और शहरी जीवन जो चैप्टर 2 है उसका हमने एक ब्रीफ पढ़ा कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, किस हिसाब से भाषाओं का विकास हुआ, कहाँ सबसे पहले शहरी जीवन का विकास हुआ, लेखन कला का, गणित खगोल विद्या का, इन सब का हुआ, तो वो हम देखेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन है कि ऐसा क्या क्या वजह है कि जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे ही क्यों हुआ है। तो हम जैसे इसमें देखेंगे तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व जीवन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ देखा गया है? मेसोपोटामिया में, है। मेसोपोटामिया क्या था? ये यूनान, जैसे हमने इसके बारे में देख सकते जानते हैं कि यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस यानी मध्य,
पोटेमैस यानी नदी से मिलकर बना है ना। मेसोपोटामिया, दजला व फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है ना। यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है ना। तो मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत कैसे हैं, मतलब किस हिसाब से हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया के, इनको एक तरह से कह सकते हैं कि विकास सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इमारतें जो पाई गई, मूर्तियां, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं और मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज, ये सब क्या है, ये जितने भी स्रोत मिले हैं इनसे हम मेसोपोटामिया के इतिहास की जानकारी जान सकते हैं। उस समय के लोगों का सामाजिक जीवन और जीने का तरीका कैसा था वो सब हम जान सकते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी, अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थी। मतलब उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं, ऐसे टाइम में जब शहरी जीवन का नया शुरुआत हुआ था, शहरी जीवन एक तरह से विकसित हुआ, लेखन कला का विकास हुआ, तो उस टाइम पे भी हम क्या थे, मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या था कि शहरी जीवन जो था अधिक संपन्न था, है ना। समृद्ध था, साहित्य वहां का एकदम समृद्ध था, खगोल गणित विद्या के लिए वो विश्व प्रसिद्ध था। मतलब वहां इतनी सारी जानकारियां, खगोलीय जानकारियां वहां पूरी तरह से उसका सटीक जानकारी दी जाती थी। साथ ही साथ मेसोपोटामिया के शहरी के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। मतलब मेसोपोटामिया के जो शहर हैं, शहर का जो दक्षिणी भाग था मेसोपोटामिया शहर का, तो वहां ज्यादा जो शहरीकृत भाग था उसको एक को सुमेर कहा जाता था और दूसरे को अक्कद कहा जाता था। लगभग 2000 ईसा पूर्व के पश्चात बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर कायम हो गए, है ना, और इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। कहने का तात्पर्य ऐसा यहाँ ये बताया गया कि जो मेसोपोटामिया के जितने शहरीकृत क्षेत्र हैं, तो शहरीकृत क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग था उसको सुमेर और अक्कद कहा जाता था। फिर 2000 ऐसा पश्च क्या हुआ कि बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर हो गया, है ना। जब इसके अलावा भी सुमेर और अक्कद के अलावा भी बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर हो गया, जिसे क्या कहा, बेबीलोनिया कहा जाने लगा। जैसा आपको पता होगा कि कोई भी शहर कितना भी महत्वपूर्ण हो जाए, है ना, कितना भी इकोनॉमिकल, राजनीतिक रूप से वो केंद्र हो, लेकिन एक समय बाद क्या होता है, समय सब कुछ हील कर देता है ना। फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह को वही संपन्नता, वही कह सकते हैं कि परिचय या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से फेमस उतना ही हो जाता है जैसे वो शहर था वो दूसरा हो जाता है। तो ये समय के साथ बदलता रहता है। मतलब सत्तियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। मतलब जैसे आप अगर देखेंगे तो मौर्यन टाइम में हो गया, है ना, गुप्ता पीरियड में हो गया, तो जो बिहार था वो शक्ति का एक केंद्र था। वहां से सारे देश में, यहाँ तक कि दूर दूर तक, मतलब आज का जो इराक, अफगानिस्तान, ये कह सकते हैं, वहां तक एक तरह से कह सकते थे कंट्रोल रहता था। मतलब बिहार पूरे एंशियंट टाइम में इतना मजबूत क्षेत्र था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुगल आए, मुगल से क्या हुआ, बिहार से टकरा कर यहाँ आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली जो हुआ केंद्र बन गया, मतलब शक्ति का केंद्र बन गया। वहां से सारे जगह को नियंत्रित किया जाने लगा। जबकि पहले क्या था, आपका बिहार था। उसी तरह जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कलकत्ता को बनाया। तो कलकत्ता को सबसे ज्यादा बनाने का रीजन क्या था कि शक्ति का जो केंद्र बना, सबसे पहले हुआ था कि वहां अपने पास नेचुरल मिनरल्स इतने ज्यादा थे। ऊपर से अपने के पास जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी सुविधा थी, वहां बंदरगाह आसानी से अपने को मिले थे, है ना। वहां आने जाने में सारी दिक्कतें नहीं थी, और वो एक तरह से वो शक्ति का केंद्र बन गया। तो क्या रहता है कि धीरे धीरे शक्तियां जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे आज इस जिस शहर का जितना अधिक महत्व है, कल आने वाले समय में वो शहर उतना अधिक महत्व नहीं रहा, वो धीरे धीरे महत्वहीन हो जाएगा और वही उसकी शक्तियां दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएगी। तो ऐसा इसमें बताया कि दक्षिणी भाग में सुमेर और अक्का शहर था, लेकिन 2000 ईसा के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर हो गया और इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरियाइयों ने क्या किया था कि उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया, है ना। जो अगला शहर उस पर कब्जा कर लिया। फिर इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। मतलब जो असीरियाई ने क्या किया था, जो बाहर से आए थे, उन्होंने क्या किया कि इस क्षेत्र में कब्जा किया, है ना, उत्तरी भाग पे, मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग पर। फिर इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा, है ना। इस प्रदेश की प्रथम एकजात भाषा क्या थी असीरियाई की, जो थी सुमेरी, अर्थात सुमेरियन थी इनके प्रथम जो एकजात भाषा थी। 2400 ईसी पूर्व में क्या हुआ था, अक्कदी लोगों के आगमन से ही साथ ही अक्कदी भाषा ने सुमेरियन भाषा का वर्चस्व समाप्त करके अपना महत्वपूर्ण स्थान कायम कर लिया। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि समय के साथ साथ क्या होता था कि मैंने जैसे आपको बताया कि जिस क्षेत्र का, जिस चीज का वर्चस्व है, आने वाले समय में उसका उतना वर्चस्व नहीं रह जाएगा। ऐसा यहाँ हुआ। पहले वहां क्या था, असीरिया जो भाषा थी वहां सुमेरी भाषा थी, लेकिन उसके बाद अक्कदी लोगों का जब आगमन हुआ तो अक्कदी भाषा ने सुमेरियन भाषा का वर्चस्व समाप्त करके अपना महत्वपूर्ण स्थान कायम कर लिया। मतलब धीरे धीरे इन्वेजन करके दूसरे जो शक्ति थी उसको शक्तिहीन करके नई शक्ति वहां स्थापित की जाने लगी। तो ये उसका महत्व हो गया।
इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया था, है ना। उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। श्रम विभाजन एवं सामाजिक शहरी संगठन, जीवन एवं अर्थव्यवस्था की ये सब विशेषताएं थी। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का प्रभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। लेखन कला में देखेंगे तो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई थी वो लगभग 3200 ईसा पूर्व थी, है ना। इन पर कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। कहने का तात्पर्य कि भाषाओं का विकास हो गया था, लेकिन लेखा का जो लेखन कला थी वहाँ, वो एक तरह से उस भाषा के, जैसे आजकल आप कोड वर्ड बोलते हैं, उस हिसाब से थी, जिसको एक तरह से ट्रांसलेट करना मुश्किल है। लेकिन उस टाइम में भी क्या था, लिखने को लेकर लोगों में जिज्ञासाएं थी, उन्होंने अपने बारे में लिखा, ताकि वो इसी लेखन कला के कारण आज हम इतिहास को समझ पाते हैं कि एंशियंट टाइम में लोग किस हिसाब से रहते थे, कितनी समृद्धि व्यवस्था थी, लोगों की एक तरह से कह सकते हैं कि जानकारी कितनी ज्यादा थी विज्ञान में, खगोल में। तो ये देख सकते हैं। कीलाकार क्यूनिफॉर्म क्या था, यह एक लतीनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फोर्मा जिसका अर्थ आकार से बना है ना। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, चिन्हों की संख्या काफी पेचीदा थी तथा बहुत अधिक थी। कहने का तात्पर्य कि पढ़े लिखे न होने के कारण से क्या होता था कि उनमें भाषाएं लिखने का उतना ज्ञान नहीं था, जिससे क्या होता था जो वो बोलना चाहते थे वो लिपि से, कीलाकार लिपि द्वारा लिखते थे, ताकि जिस कारण से उनको लिखने में आसानी होती थी, है ना। 1400 ईसा पूर्व के बाद हुआ धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। जैसे आपने यहाँ देखा कि पहले क्या था कि इस प्रदेश में पहले सुमेरी भाषा थी, उसके बाद अक्कदी लोग आए, तो अक्कदी भाषा ने सुमेरियन भाषा का वर्चस्व समाप्त करके उसका अपना महत्वपूर्ण स्थान कायम कर लिया। उसी तरह 1400 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, है ना। और 1000 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, यह व्यापक रूप से बोलने लगे और आज भी इराक के कुछ क्षेत्रों में बोलने जाते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे मैंने आपसे शुरू में बताया, सत्तियां क्या होते थे, उनका वर्चस्व खत्म होता है, दूसरी वहां से इन्वेजन करके उनका वर्चस्व चालू हो जाता था। पहले वहां सुमेरी भाषा उसी क्षेत्र में बोली जाती थी, फिर अक्कदी लोग आए तो अक्कदी भाषा आ गई, सुमेरियन भाषा का वर्चस्व खत्म हुआ। और 1400 ईसा पूर्व के बाद अरमाइक भाषा आई, जिससे क्या हुआ कि वहां से व्यापक बोले जाने वाली जो भाषा थी सुमेरियन भाषा, अरे सॉरी, हाँ सुमेरियन भाषा जो थी उसका अक्कदी भाषा थी, उसको भी खत्म करके उन्होंने लोगों ने अरमाइक भाषा का एक तरह से वर्चस्व बढ़ा दिया। 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया की बस्तियों का विकास होने लगा था, जिसमें कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए, है ना। यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, गलियां टेढ़ी मेढ़ी तथा सक्रिय थी। मतलब यहाँ जिस हिसाब से आप हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो की नगर नियोजन व्यवस्था देखेंगे, तो यहाँ पर मेसोपोटामिया में नगर नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, गलियां टेढ़ी मेढ़ी तथा सक्रिय थी, मतलब उस हिसाब से प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से नहीं था। इराक भौगोलिक विविधता का देश है ना। इसका पूर्वोत्तर भाग हरे भरे व ऊंचे नीचे मैदानों के लिए प्रसिद्ध है ना। इस प्रदेश का उत्तरी भाग जो है, पूर्वोत्तर भाग तो सही है, उत्तरी भाग जो है जमीन पशुपालन की दृष्टि से उत्पयुक्त है, मतलब स्टेपी घास के मैदान वहां पाए जाते हैं। अब इसका जिसका अगर इसी का देखेंगे तो दक्षिणी भाग क्या है, रेगिस्तान। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब इराक में सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव मतलब बना हुआ है। समविभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना आवश्यकता था। मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थरों तुको ईरान अथवा खाड़ी से मंगाए आयात करते थे, तुर्कों से, ईरान से या खाड़ी से आयात करते थे। इसके बदले में वो अपने द्वारा निर्मित कपड़े, कृषि उत्पाद निर्यात करते थे। तो ये हो गया उनका एक तरह से कहने का, जो क्या मंगाते थे वो क्या निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे, वे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनकी लिपि क्या थी, कीलाकार। ये जानने लायक थे, मेसोपोटामिया के लोग जितने भी थे उनकी जो लिपि थी वो कीलाकार थी। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिख सकते थे, अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके से प्रदर्शित होती थी, है ना। पुरातत्वविद के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन कला की व्यवस्था की। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एन मरकर का नाम उल्लेखनीय है, ये प्राचीन राजा था वहां का। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया बस्तियों का विकास प्रारंभ हो गया। इनमें से कुछ बस्तियां कालांतर में प्राचीन शहर बन गए। मेसोपोटामिया की खुदाई से सबसे पहले अज्ञात मंदिर जो एक छोटा सा देवालय था, यहाँ मंदिर कच्ची ईंटों से बना हुआ था, है ना। मंदिर के विभिन्न देवी देवताओं का निवास था, जैसे उर जो थे चंद्रमा देवता थे, इन्नाना जो थे प्रेम आयुध की देवी थी। मेसोपोटामिया में जो नगर नियोजन की पद्धति का भाव, तो जैसे हमने बोला वहां जल की निकासी की व्यवस्था मोहनजोदड़ो की जल की निकासी व्यवस्था से भिन्न थी। लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा जो है बुहार कर गलियों में, बुहारने का मतलब कि झाड़ कर गलियों में फेंक देते।
उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई, परंतु कुछ लोगों की कब्र साधारण घरों के जमीन के नीचे भी पाई। मतलब कहने का कि लोग घर में भी दफना देते थे। नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग के हाथों केंद्रित है। जैसे पुराने समय में था वैसा वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं। मतलब ये व्यवस्थाएं नहीं बदली, बाकी सारी चीजें बदल गई, लेकिन आज भी देखेंगे तो जो धन दौलत का जो ज्यादातर हिस्सा है वो छोटे से वर्ग के केंद्र में है ना। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। मतलब वहाँ एक तरह से कह सकते हैं बहुप्रथा, सॉरी, मतलब परिवार एकल हो, मतलब उसमें जैसे अपने यहाँ क्या रहता था कि जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था वहाँ नहीं थी, जिसमें एकल परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी शहर का विकास राजधानी के रूप में हुआ। मतलब जो मारी शहर का जो बना उसको राजधानी बनाया गया। यह राज्य फरात नदी के ऊर्ध्वाधर पर स्थित है ना। और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी इसका प्रमुख व्यवसाय था। तो पुराने समय में कृषि पशुपालन ये जो था बहुत प्रमुख व्यवसाय था, जिसके कारण से इन्हीं का ज्यादातर प्रादुर्भाव होने के कारण क्या होता था कि इन्हीं के लिए युद्ध होते थे। यायावर समुदाय कृषि से समृद्ध भूमि प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये खाना बदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई, अर्मीनियाई जात से संबंध रखते थे। मेसोपोटामियाई के लोग क्या करते थे, शहरी जीवन को महत्व देते थे, है ना। विभिन्न जातियों व समुदायों के लोगों में परस्पर मिश्रण से यहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी, है ना। मेसोपोटामिया की काल गणना गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया की सबसे बड़ी देन है। मतलब आज भी उसकी जो गणित की काल गणना की जो पद्धति है, जो उनके द्वारा दिया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से देन है। अंत में एक पुराकालीन पुस्तकालय आरंभिक पुरावेत्ता की मदद से मेसोपोटामिया के अतीत के प्रलेखों के एवं परंपराओं को खोजने उनको सुरक्षित रखने की कोशिश की गई, है ना। गिलगेमिस उरुक नगर का शासक था। मतलब ये इसका नाम फेमस था। यह महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया था, है ना। और यहाँ से क्या रोम और इस्लाम की दुनिया में तथा मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। तो इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। आप उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश ये की कि जितना तरीके से हो सके, मतलब कम शब्दों में आपको ज़्यादा बयान किया जा सके, है ना। जिससे क्या हो कि आप लोगों की ये बर्डन भी ना लगे, और साथ ही साथ ये बुक पढ़ने से एक तरह से आपको एक तरह से क्विक रिवीजन के लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जो 15 पेज का जो बुक है वो आपको मैंने 2 से 3 पेज में एक तरह से कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया है, ताकि आप एक तरह से जान सकें कि बुक में क्या है। और जितना जानने लायक था, जितना आपको परीक्षा में जो सेंटेंस पूछ सकते थे, वो मैंने सारा यहाँ कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उनको भी इसका लाभ मिले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपका भी फायदा हो सके और साथ ही साथ मेरा भी भला हो सके। तो आपका प्यार बना रहे, इसी तरह बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।